दोस्तों, हमारे समाज ने चाहे जितनी मर्जी तरक्की कर ली हो, लेकिन औरत को लेकर एक घटियापन जो घटिया लोगों के दिमाग में होता है, वो आज तक नहीं बदल पाया है हमारा समाज। अकेली लड़की को, बेबस लड़की को देखकर आज भी कुत्ते की तरह झपटते हैं। जैसे कुत्ते झपटते हैं ना मांस को, उसी तरह से आज भी एक लड़की की जो अवस्था है वो वैसी ही है। अकेली लड़की को आज भी नहीं बख्शा जाता है इस ज़माने में भी। चाहे हमारी सरकार ने जितनी मर्जी तरक्की कर लें, बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के जितने मर्जी नारे लगा ले, लेकिन औरत को लेकर आज भी वही गंदी मानसिकता है। एक बार फिर से निर्भया कांड जैसी घटना देखने को मिली है। दरअसल मामला 11 अक्टूबर 2024 की रात करीब 9:30 बजे का है। ओडिशा की रहने वाली एक लड़की, जिसकी उम्र करीब भी 28 साल की थी, वह अर्धनग्न अवस्था में राजघाट से पैदल चलते हुए सराय काले खान में पहुंच गई। इस दौरान उसके निजी अंगों से खून बह रहा था। शरीर पर कपड़ों के नाम पर सिर्फ एक तौलिया लिपटा हुआ था। ये हमारे समाज के लिए दुख की बात है। राजघाट से सराय काले खान तक सैकड़ों आदमियों ने देखा होगा, लेकिन किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं करी, बल्कि जो नज़रों से, जो जिस नज़र से उसको कोई देख सकता था वो देखता रहा। लेकिन सराय काले खान पर मौजूद नौसेना के एक रिटायर्ड अधिकारी से ये नहीं देखा गया। उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना था कि यदि वह नेवी का अधिकारी पुलिस को इस बात की सूचना नहीं देता तो शायद उस युवती की मौत भी हो सकती थी। फिर इसके बाद उस लड़की को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया, जहां उसकी निजी अंगों का ऑपरेशन किया गया। उस लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था, जिससे उस लड़की ने अपना मानसिक संतुलन भी खो दिया था। फिलहाल पीड़िता का मानसिक इलाज एम्स में जारी है। दोस्तों, इस बर्बरता को विस्तार से बताऊंगी कि आखिर ये लड़की कौन थी और कौन थे वो दरिंदे जिनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं थी, जिन्होंने इस लड़की के साथ दरिंदगी करते हुए ये नहीं सोचा कि उसके घर पर भी बेटियां होंगी। खैर, ये बात जो हमने अभी आपसे कही है ये नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि बेटियां तो सबकी एक जैसी होती हैं, लेकिन उन दरिंदों का क्या जिन्होंने बड़ी आसानी से बिना कुछ सोचे इतनी क्रूरता को अंजाम दिया। उन दरिंदों में एक विकलांग भी था, वह ठीक से चल भी नहीं सकता था, फिर भी उसने नहीं सोचा कि पता नहीं उसे पूर्व जन्म में क्या पाप किया था उसने, जिससे वह विकलांग पैदा हुआ, और आज जो वह एक जुर्म करने जा रहा है उसका क्या अंजाम होगा। दोस्तों, हम आगे आपको विस्तार से कहानी सुनाते हैं, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं इस घटना के बारे में। दरअसल ये घटना है 11 अक्टूबर 2024 की। रात के करीब 9:30 बज रहे थे, तभी दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम में एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाले व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि सराय काले खान से बोल रहा हूँ, मेरा नाम पंकज है और मैं नेवी का रिटायर्ड कर्मचारी हूँ। सर, यहाँ सड़क पर लड़की अर्धनग्न अवस्था में घूम रही है और साथ में वह बहुत घबराई हुई भी लग रही है। उसके शरीर से खून रिस रहा है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे लगता है वह किसी भारी हादसे का शिकार हुई है, या फिर उसके साथ कुछ बहुत गलत किया गया है, क्योंकि मैं उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वह इतनी डरी हुई है कि उसने मुझे पास नहीं जाने दिया। शायद वह अपनी मानसिक संतुलन भी खो चुकी है। सर, आप लोग जल्दी से आ जाइए। ये सूचना मिलते ही पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया और अगले ही कुछ मिनटों में पुलिस की एक टीम सराय काले खान पहुंच गई थी। जब पुलिस वालों ने उस लड़की को देखा तो एक बार के लिए वह भी कांप गए थे और आनन फानन में लड़की को एम्स हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। उसकी हालत बहुत नाजुक थी। अस्पताल में उसके प्राइवेट पार्ट का ऑपरेशन भी करना पड़ा, लेकिन फिर कुछ बताने की कंडीशन में वह नहीं थी। 2 दिन निकल गए थे। पुलिस अपनी तहकीकात कर रही थी, लेकिन कुछ खास जानकारी नहीं मिल रही थी, क्योंकि वह सराय काले खान से मिली ज़रूर थी, लेकिन यहाँ नहीं पता कि उसके साथ दुष्कर्म कहाँ पे किया गया। इसलिए वह बिना लड़की के बयान के कुछ भी करने में असमर्थ थी। अब इस घटना को 4 दिन बीत चुके थे।
4 दिन बाद वह इस कंडीशन में पहुंच चुकी थी कि उससे थोड़ी बहुत बातचीत की जा सके। और जब पुलिस उससे बातचीत करके कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करती है तो वह कुछ ज़्यादा नहीं बता पाती, क्योंकि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। किसी तरह सिर्फ इतनी जानकारी मिल पाई कि उसके साथ 3 लोगों ने मिलकर दरिंदगी की थी और उसे किसी ऑटो में डालकर कहीं ले गए थे। उन दरिंदों को पकड़ने के लिए इतनी जानकारी पुलिस के लिए काफ़ी थी और दिल्ली पुलिस पूरी मेहनत से इस केस पर लग गई, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला था। इसलिए पुलिस ने अपराधियों की पहुंचने के लिए सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया। पुलिस ने अपराधियों की पहचान के लिए रिंग रोड के करीब 700 सीसीटीवी कैमरा की फुटेज की जांच की थी और साथ ही साथ ऑटो की पहचान के लिए सीसीटीवी में नजर आए करीब 150 ऑटों की मैनुअल जांच की गई थी। इसके बाद जाकर आरोपियों की पहचान हुई। करीब 21 दिन की कड़ी मेहनत के बाद 3 आरोपियों और ऑटो चालक को पुलिस ने पहचान लिया और उस ऑटो को भी बरामद कर लिया जिसमें इन तीनों दरिंदों ने उस घटना को अंजाम दिया। जब उन दरिंदों से पूछताछ की गई तो जो कहानी निकलकर सामने आई वह रोंगटे खड़े कर देने वाली थी और साथ में मानव जाति पर प्रश्न चिन्ह लगा देने वाली थी कि भारत की वह संस्कृति कहाँ विलुप्त हो गई, जहाँ लोग माँ बहनों की इज्जत बचाने के लिए अपने आप तक के सर तक कटवा देते थे, लेकिन जीते जी उनकी आबरू पर आंच नहीं आने देते थे, चाहे वह बेटी किसी की भी हो। अपने दुश्मन की बेटी को भी अपनी बेटी समझते थे। दरअसल उसके साथ सबसे पहले दुष्कर्म करने वाला दरिंदा प्रमोद कबाड़ी वाला था। इसकी सेंट्रल दिल्ली में छोटी सी दुकान है और जब वह रात में दुकान बंद करके घर जा रहा था तो उसमें सबसे पहले उस लड़की को अकेले सड़क पर घूमते हुए देखा और उसके अंदर बसा दरिंदगी का जो कीड़ा था, जो वासना का कीड़ा था, वह सुलगने लगा और वह लड़की के पास गया, क्योंकि रात का समय काफ़ी अधिक हो चुका था और अंधेरा भी था। उसने अंधेरे का फ़ायदा उठाकर उस लड़की पर हमला कर दिया था। वह काफ़ी कमज़ोर थी, इसलिए वह ज़्यादा विरोध नहीं कर सकी और वह उस शैतान ने सड़क के किनारे ही उसके साथ दुष्कर्म करना शुरू कर दिया था। इन दरिंदों में एक भिखारी भी था, शमसुल, जो कि भीख मांगता था और साथ में विकलांग भी है। इसके पैरों में दिक्कत है। जब प्रमोद दुष्कर्म कर रहा था तो उस समय वह भी वहां आ गया। उसके अंदर भी कीड़े पैदा हो गए थे और वह भी प्रमोद के साथ मिलकर दुष्कर्म करने लगा था। ये दोनों ही शराबी हैं। अभी इन दोनों की दरिंदगी चल ही रही थी कि तभी तीसरा दरिंदा प्रभु महत्व, जो दिल्ली में ऑटो चलाता है, वहीं से अपनी ऑटो लेकर जा रहा था। उसकी नज़र उन दोनों पर पड़ी थी और उस लड़की के साथ वह दुष्कर्म कर रहे थे, इसलिए उसने ऑटो रोका और वह भी दुष्कर्म में शामिल हो गया। जबकि ढंग से देखा जाए तो इसे उस लड़की की हेल्प करनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह भी शराब के नशे में धुत था और इन तीनों ने मिलकर उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया। लड़की विरोध भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि वह बेहोश हो चुकी थी। इतना ही नहीं, दरिंदों की दरिंदगी अभी तक बाकी थी। ऑटो चालक प्रभु उसे ऑटो में डालकर पहले रिंग रोड के किनारे ले गया और बाद में फिरोज शाह कोटला से लेकर पीछे सर्विस रोड पर ले गया, जहां उसने उस लड़की के साथ कई बार दुष्कर्म किया। जबकि इस समय तक वह बेचारी को होश तो आ गया था, लेकिन वह अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी, क्योंकि वह सर में चोट लगने की वजह से बेहोश हो गई थी। उसके प्राइवेट पार्ट से लगातार ब्लड निकल रहा था। उन दरिंदों को फिर भी उस पर दया नहीं आई। इसके बाद वह उस लड़की को अर्धनग्न अवस्था में छोड़कर फरार हो गए। बार बार दुष्कर्म के कारण युवती सदमे में चली गई थी। उसे अपने बारे में कुछ भी आभास नहीं हो पा रहा था, इसलिए वह इस अवस्था में सराय काले खान पहुंच गई थी। इस पूरे रास्ते में उसे बहुत से लोग मिले होंगे, देखा भी होगा, लेकिन किसी के अंदर भी इतनी इंसानियत नहीं थी कि कम से कम इसकी सूचना पुलिस को दे दें। बल्कि जानबूझकर जो जिस तरह से देख सकता था उसे सिर्फ देखता रहा। उसके प्राइवेट पार्ट से लगातार ब्लड
निकल रहा था। इस दौरान नौसेना के एक रिटायर्ड अधिकारी ने युवती को देखा तो उससे रहा नहीं गया और पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और मामले की जांच में जुट गई और फिर कठिन मेहनत के बाद 21 दिन में इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल विविधता का मानसिक इलाज एम्स में जारी है और इस मामले में तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और यदि हम उस लड़की के बारे में बात करें तो उसका व्यक्तिगत जीवन भी काफ़ी ड्रामना था। शायद उसकी किस्मत में कभी सुख और शांति लिखी ही नहीं थी। दरअसल वह उड़ीसा की रहने वाली है और वह एक मध्यम परिवार से है। उसने सोशल वर्क से पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट कर लिया था और आगे उसका सुनहरा भविष्य था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कहने को तो उसने कुछ समय सोशल वर्किंग में भी काम किया था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में ग्रहण कब लग गया? तब लग गया जब उसके एक दोस्त ने उसे दिल्ली ये कहकर बुलाया कि तुम्हारे पास डिग्री है, तुम किसी तरह से दिल्ली आ जाओ, यहाँ तुम्हारी अच्छी सी नौकरी लग जाएगी। वह उसकी बातों में आ गई और घर पर बिना बताए सीधा दिल्ली पहुंच गई, लेकिन नौकरी तो लगी नहीं, उल्टे उस लड़के की जाल में फंसती चली गई। और जब उस लड़के का मन भर गया तो कुछ दिनों बाद उसे दिल्ली की सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया। वह इसी तरह से भटकते भटकते पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंची और 11 अक्टूबर की रात को वह पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से ITO पहुंची थी। यहाँ दरिंदे प्रमोद और सैमुअल उसे मेट्रो स्टेशन के पास झाड़ियों में खींचकर ले गए थे, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। सबसे पहले उस ऑटो चालक प्रभु ने देखा, जिसके बाद तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस उसके उस दोस्त के बारे में भी जानकारी ले रही है जिसने उस लड़की को दिल्ली में बुलाया था, लेकिन अभी तक वह पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। इस बर्बरता की जानकारी उसके घर में दे दी गई है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसे ही सच्ची घटनाओं की जानकारी हम देते रहें और आपको जागरूक करते रहें। जय हिंद।